नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। नींबू के सह उत्पाद बनाएं, अच्छी आय कमाएं। कमाल का है कड़कनाथ, करे इसका पालन और कमाएं अच्छा लाभ। अपने प्रदेश में नींबू की बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है। ये विटामिन सी के साथ साथ कई औषधीय गुणों से भी भरपूर है। इसके फलों की बाजार में मांग वर्ष भर रहती है, जिससे किसान को अच्छा लाभ मिल जाता है। लेकिन कभी कभी नींबू की बम्पर पैदावार एक साथ हो जाती है। ऐसे में किसानों को नींबू के फलों को कम दाम पर बेचना पड़ता है। तो इस समस्या से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप नींबू के सह उत्पाद बनाकर बेचें, तो अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो किस प्रकार से नींबू के सह उत्पाद बनाएं, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर अलवर की विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रुपेंद्र कौर से। आज हम आपको नींबू का अचार बनाने की विधि बताएंगे कि किस तरीके से हम घर पे अच्छा नींबू का अचार बना सकते हैं, जो कि लगभग 2-3 साल तक खराब नहीं होता। अचार का प्रयोग हर घर में होता है। शायद ही कोई हो जिसे अचार पसंद ना हो। पहले घर घर में अपने उपयोग के लिए अचार तैयार किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐसे में अचार की मांग बढ़ने के चलते इसका बिजनेस करके लोग अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए आज नींबू का अचार तैयार करने की रेसिपी जानते हैं। देखिए, कोई भी अचार हम बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले है कि हमें अच्छी क्वालिटी के, जैसे नींबू हमें बाजार से या खेत से लेकर आने हैं, जिसमें कोई भी दागी ना हो। उन नींबुओं को हम अच्छे से पानी में 3-4 बार खंगाल कर धोना है। धोने के बाद उनको आप 1 घंटे के लिए धूप में सुखा दें। सूखने के बाद आप अपने मनचाहा आकार में नींबू को काट सकते हैं और इनके अंदर के बीज निकाल दीजिए। फिर इनको आप एक साइड पे रख दीजिए। अब हम तैयार करेंगे मसाले। मसाले तैयार करने के लिए हमें चाहिए सौंफ 50 ग्राम, राई 50 ग्राम, मेथी दाना 25 ग्राम, काला नमक 2 चम्मच, सादा नमक 2 चम्मच, सेंधा नमक आधा चम्मच। हो सके तो हम लाल वाला जो नमक आता है आधा चम्मच, वो भी डाल सकते हैं। पिसी हुई काली मिर्च आधा चम्मच, 1 चम्मच छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 जायफल और 1 दालचीनी का टुकड़ा। लंबे समय तक इसको रखने के लिए ही हमने इसमें जायफल और दालचीनी डाली है। और आप चाहें तो इसमें चुटकी भर हींग भी डाल सकते हैं, जो कि स्वाद पैदा करने के साथ साथ इसको फंगस लगने से भी बचाता है, जिससे अचार को हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इन सबको हम पीसकर एक साथ मिलाकर मसाला तैयार करेंगे। उस मसाले को हम नींबुओं में भर देंगे और इन नींबुओं को हम डिब्बे में साफ जो सूखा हुआ डिब्बा है उसमें भरकर 15 दिन के लिए रख देंगे। 15 दिन बाद ये अचार खाने योग्य हो जाएगा। और अगर हमें ये थोड़ा सूखा लगता है तो इसमें हम 15 दिन बाद 2-4 नींबू का रस निचोड़कर डाल सकते हैं और उसके बाद हम इसको लगातार प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, इस विधि से हम अब घर पर एक अच्छा नींबू का अचार, जो कि काफ़ी मसालेदार और स्वादिष्ट है, उसको तैयार कर सकते हैं। इस तरह का अचार तैयार करने में खर्च और समय अधिक लगता है और इस अचार की गुणवत्ता काफी अच्छी होती है। नींबू का अचार तैयार करने का एक और भी तरीका है, जो बहुत ही कम खर्च वाला और कम समय में ही तैयार हो जाता है। अगर हमें सादा नींबू का अचार तैयार करना है तो उसके लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ चारों नमक बराबर मात्रा में लिए जाते हैं और आधी चीनी ली जाती है जितने नींबू होते हैं उसकी, और इन सबको मिलाकर हम 15 दिन के लिए रख देते हैं। और 15 दिन बाद ये बहुत ही खट्टा मीठा अच्छा खाने योग्य अचार हो जाता है, जो कि सादी विधि से तैयार किया जाता है। इसमें किसी भी तरह के मसाले ज़्यादा मात्रा में नहीं डाले जाते।
फिर भी अगर आपको स्वाद के लिए इसमें मसाले डालने हो तो धनिया पाउडर आप आधा चम्मच डाल सकते हैं, लाल मिर्च आप 1 चम्मच डाल सकते हैं, थोड़ी सी आप काली मिर्च डाल सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा हल्का सा उसमें मसालेदार स्वाद भी आएगा और मीठापन भी आएगा। तो खट्टा मीठा हम नींबू का अचार सादी विधि से इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो हम कई तरह के ये नींबू के अचार बनाकर इनको लंबे समय तक सुरक्षित करके रख सकते हैं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। आजकल किसानों का रुझान कृषि सह व्यवसाय की तरफ बढ़ रहा है और बढ़े भी क्यों नहीं, क्योंकि इनसे किसानों को अतिरिक्त आय जो मिलती है। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं कड़कनाथ मुर्गी के बारे में। जी हाँ, इसके महंगे अंडे और चिकन से अच्छा कारोबार हो रहा है। तो कड़कनाथ मुर्गियों का पालन आप किस प्रकार से करें और इसकी क्या खूबियां हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कड़कनाथ, जो कि वर्तमान में प्रसिद्धियों की बुलंदियों को छू रही है। ये मुर्गी की एक ऐसी प्रजाति है जो कि बहुत ही गुणकारी है और इस प्रजाति के पालन से कई किसान भाई बहुत लाभ प्राप्त कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को भी इसके सेवन से बहुत फायदा प्राप्त हो रहा है। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। यह व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इसमें मुनाफा भी काफी ज्यादा है। अगर हम बात कड़कनाथ मुर्गी के बारे में करें तो इसमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। दरअसल कड़कनाथ प्रीमियम ब्रीड है। इसके मीट का दाम आम चिकन की तुलना में 3 गुना ज्यादा होता है। चटकदार काले रंग के इस मुर्गे में फैट ना के बराबर होता है और स्वाद बड़ा अच्छा रहता है। इस मुर्गी की जो उपलब्धता है वो ये झाबुआ, मध्य प्रदेश के झाबुआ प्रदेश में ये मुर्गी मुख्य रूप से पाई जाती है। इस मुर्गी को काला मासी के नाम से भी जाना जाता है। काला मासी क्यों? क्योंकि इसके जो मांस है उसका रंग काला होता है। ये एक इसकी विशेष पहचान है और इसकी विशेषता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ समेत कुछ अन्य जिलों में मुर्गी के ये खास नस्ल पाई जाती है जिसे कड़कनाथ के नाम से पहचाना जाता है। इसमें विटामिन B1, B2, B6, B12, C, E, नियासिन, कैल्शियम, फास्फोरस और हीमोग्लोबिन से भरपूर होता है। इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है और अमीनो एसिड का स्तर ज्यादा होता है। ये दूसरे मुर्गियों की तुलना में लाभकारी है। इसका खून, हड्डियां और संपूर्ण शरीर काला होता है। इस मुर्गी को बैकयार्ड में भी पाला जा सकता है। बैकयार्ड फार्मिंग के लिए ये बहुत ही उपयुक्त मुर्गी है क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी है और प्रतिकूल वातावरण को सहने की क्षमता। इन सभी विशेषताओं के कारण सरकार द्वारा भी कड़कनाथ के पालन को बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें जो मृत्यु दर है वो इसके चूजे के प्रारंभिक 15 दिनों में ही ज़्यादा होती है, उसके बाद इसमें मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, जब कभी आप कड़कनाथ मुर्गी का पालन प्रारंभ करें तो शुरू के 15 दिन में इसका विशेष ध्यान रखें और अगर संभव हो तो आप 15 दिन से लेकर 28 दिन तक के चूजे को ही खरीदें। उससे जो इसकी मृत्यु की जो संभावित उम्र है वो निकल जाएगी और उसके बाद आपको इसकी मृत्यु या इसकी बीमारियों के लिए ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कड़कनाथ चिकन फार्मिंग बिजनेस को करने के लिए आपको खुले स्थान की जरूरत पड़ेगी। इसे आप घर के आंगन और लकड़ी का शेड बनाकर बहुत आसानी से पाल सकते हैं। एक मुर्गे के लिए करीब 2 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। इस मुर्गे के खान पान में कोई ज्यादा खर्च नहीं आता है। ये हरे चारे में बरसीम, बाजरा चरी बड़े चाव से खाते हैं। आपको इसके लिए दाने में जो कुछ बातों का ध्यान रखना है
उनमें 50% मक्का, 30% सोयाबीन की खली, 10% चावल की चूरी और 10% मछली का चूरा और 2 से 3% मिनरल मिक्सचर और विटामिन मिक्सचर का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। इस प्रकार आप बहुत कम लागत में भी अच्छा दाना तैयार कर सकते हैं। इसमें कुछ टीकों का भी इस्तेमाल, जिसमें विशेष रूप से रानीखेत का टीका है। करीब 7 दिन की उम्र में इसमें रानीखेत का B1 या F1 स्ट्रेन लगाना चाहिए। उसके बाद 21 दिन की उम्र में लासोटा नामक रानीखेत का स्ट्रेन पीने के पानी में मिलाकर देना चाहिए। उसके उपरांत प्रति 2 माह की उम्र के अंतराल पर आप रानीखेत बीमारी के लिए लासोटा नामक स्ट्रेन पानी में मिलाकर दीजिए, जिससे कि इसमें ये बीमारी नहीं आएगी। कड़कनाथ में सामान्यतः अन्य बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है। कड़कनाथ मुर्गी 9 से 20 सप्ताह में 1 केजी वजन के हो जाते हैं और लगभग 5 माह में 2 से 2.5 केजी की हो जाते हैं और प्रतिवर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देते हैं। इस नस्ल को 1 किलो तैयार करने में 200 रुपए का खर्चा आता है और बाजार में ये 500 से 900 रुपए किलो में बिक जाता है। अगर आप कड़कनाथ का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र राज्यों के पशुपालन विभागों में भी इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। करेले का स्वाद भले ही कड़वा हो, लेकिन इस फसल में कई प्रकार के हानिकारक कीटों का प्रकोप भी होता रहता है, जिनका यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए करेले की फसल में इन कीटों की रोकथाम के लिए किन किन उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद गुप्ता। नमस्कार किसान भाइयों, मैं चर्चा करूंगा आपसे आप जो करेली की फसल जो भी जिस समय खूब आ रही जो भी है, देखा जाए अगर जो करेली की फसल में हम जो है शुरू से बीज बोने से लेके अपना तुड़ाई तक जो भी है कुछ न कुछ जो है प्रबंधन जो है बीज की जो है समस्या से लेके तुड़ाई तक की समस्या रहती है। जैसे ही पौधा थोड़ा सा बड़ा हुआ जो भी है तो उसमें बहुत प्रकार के कीड़े और साथ में हमारे निमेटोड जो कि जड़ के अंदर छुपे रहते हैं। अगर पौधों की बढ़वार अगर रुक गई, अगर कहीं किसी प्रकार की वो पौधा पीला पड़ के झुक गया, समझ लीजिए वहाँ पे जो है सूत्र कमी निमेटोड की समस्या है जो भी है। तो उसकी समस्या से निदान पाने के लिए उसका सीधे पौधे उखाड़ के आप जो भी है दूसरी जगह जो है निकाल के डाल दीजिए। इसको जो भी है कोशिश करें फसल चक्र का जो है जरूर उपयोग करें आप जो भी है। ट्राइकोडर्मा का अगर आप उपयोग करते हैं साथ में, तो ट्राइकोडर्मा तो ऐसा कि उसमें बहुत प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं जो भी है, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं जो भी है। किसान भाइयों, इसके अलावा सूत्रकृमि कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए 50 ग्राम थायोमेथाक्साम और 1 लीटर क्लोरपाइरिफॉस दवा को घोलकर सिंचाई जल के साथ प्रयोग करने से इस कीट के प्रकोप को रोका जा सकता है। इसके बाद जैसे हमारी फसल बढ़ी तो आजकल तो करेला होता तो बहुत कड़वा है, लेकिन ऐसे ऐसे कीड़े आ गए हैं, आप देखेंगे जो भी है। करेले की फसल में कई तरह के रस चूसक कीटों का प्रकोप होता है। ये कीट फसल की पत्तियों, शाखाओं और फलों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसका सीधा प्रभाव फसलोत्पादन पर पड़ता है। तो इन रस चूसक कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए फसल में प्रति एकड़ 8 से 10 नीले और पीले चिपचिपे ट्रैप लगाएं। साथ ही 5 मिलीलीटर नीम तेल को 1 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। यदि रस चूसक कीटों का प्रकोप क्षति स्तर से अधिक है तो आप इनकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोरोपिड 1 मिलीलीटर दवा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। साथ में मैं चर्चा करूंगा, अभी मैंने चल के फ्रूट बोरर, आजकल करेले में फ्रूट बोरर की भी समस्या आने लगी जो भी है। कई बार किसान जो भी है ध्यान नहीं देते, जब वो तुड़ाई होती तब जारे पूरी फसल जो है खराब हो और मार्केट में वैल्यू पूरी खत्म। जैसे मार्केट में बेचने गए तो बस कोई खरीदेगा नहीं इसको, वो तो जीरो भाव गया, क्योंकि आज लोग को पसंद ही नहीं कर रहे जो भी है। किसान भाइयों, करेला की फसल में फ्रूट बोरर की समस्या फल मक्खी कीट के कारण होती है। इस कीट की मक्खी फूल से फल बनते समय उनमें अपने अंडे दे देती है और फल बड़े होने पर इसके मैगट फलों को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, जिससे फल सड़ जाता है। तो आप इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले खेतों में 10 से 15 प्रति हेक्टेयर की दर से मेथाइल यूजिनॉल ट्रैप लगाएं, जिनमें नर फल मक्खी एकत्रित होकर नष्ट होती रहती है।
इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए डाइक्लोरोवास दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इस कीट पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है। साथ में किसान भाई से इसका निवेदन ये भी करूंगा कि हम हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, फसल जो है तुड़ाई के पहले अगर आपने स्प्रे किया हुआ थोड़ा सा ड्यूरेशन जरूर रखें। अगर आपने स्प्रे किया किसी भी कीटनाशक का दवा का तो आप जो कम से कम 3 दिन का अंतराल रखें। लेकिन अगर आपने जैविक का उपयोग किया तो कोई दिक्कत नहीं। जैविक अगर आपने आज दवाई डाली है, दूसरे दिन फसल तोड़ना चाहते हैं, कोई दुष्परिणाम नहीं जो भी है। किसान भाई जो जानकारी मैंने दी आपके लिए हो सकता है बहुत ही सार्थक होगी जो भी है, तो जो निश्चित रूप से आपको फायदा होती है। इसी साथ में आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव धार, जिला उदयपुर के नरेंद्र सिंह ने। आपने ऋषि मशरूम की खेती के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे मशरूम की बात करेंगे जिसमें काफ़ी मतलब औषधीय गुण रहता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है जिसे ऋषि के नाम से जाना जाता है या गैनोडर्मा के नाम से भी जाना जाता है। और काम शुरू करने से पहले मार्केट का भी आपको ध्यान रखना है। आपने अपने आसपास के और जगह पर इसकी मार्केट को टैप करना है। जैसे आपको मार्केट मिल जाएगा तब जाके आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। ऋषि मशरूम, जिसे गैनोडर्मा के नाम से भी जाना जाता है, इस मशरूम का हमारे जो किसान भाई उत्पादन करना चाहते हैं वो किस तरह से करें इसकी खेती, आइए जानते हैं। खेती करने के लिए इसकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि ये कुछ पेड़ों का पैरासाइट भी है, कुछ पेड़ों को मार देता है। तो क्रॉप को जब फसल ले लेते हैं उसके बाद डिस्पोज करने से पहले बैगों को कमरे के अंदर ही ट्रीट करें, फॉर्मलिन से ट्रीट करें या ऐसी जगह पर इन जो बचे अवशेष है उसको जला दें ताकि ये बाहर ना फैल सकें और पेड़ों को नहीं मार सके। इसकी खेती आमतौर पर लकड़ी के बुरादे पे की जाती है, खासकर वो उन पेड़ों का बुरादा जिनके पत्ते चौड़े होते हैं। और जैसे कि इसका जो पोषाधार या सबस्ट्रेट कहते हैं उसको तैयार करने के लिए हम जैसे मान लीजिए 1 क्विंटल आपने बुरादा लिया लकड़ी का, उसमें 20% चोकर, 1% कैल्शियम कार्बोनेट और 0.5% जिप्सम मिला देते हैं। पहले तो सबस्ट्रेट को जो बुरादा है उसको अच्छी तरीके से भिगो देते हैं। भिगोने के बाद जो बाकी मटेरियल है उसको अच्छी तरह से मिलाकर 1.5 से 2 kg सबस्ट्रेट जो पोषाधार है पीपी बैग में भरते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा मात्रा में सबस्ट्रेट भरते हैं तो इसमें ऑटोक्लेव की दिक्कत आएगी, इसमें स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। और उसके बाद जब ऑटोक्लेव करेंगे, जब बैग ठंडे हो जाएंगे तो उसमें इसकी बिजाई की जाती है 3% के हिसाब से, क्योंकि इसमें टॉप लेयर से पानी की संभव हो पाता है। तो नॉर्मली एक बैग में 30 से 35 ग्राम बीज डालते हैं हम लोग, और बीज डालने के बाद इसको 24-25 डिग्री पर रखते हैं बीज फैलने के लिए। लगभग 40 से 45 दिन में इसमें बीज पूरी तरह से फैल जाता है। और जैसे ही बीज फैल जाएगा तो उसके बाद इसमें हम लोग ऊपर से काट देते हैं और कमरे का टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कमरे में नमी 80 से 85% रखते हैं। और 10 से 12 घंटे के लिए लगभग 1000 लक्स लाइट इसको देना पड़ता है। तो ये कंडीशन देने के 5-7 दिन के बाद इसमें छोटे छोटे पिन हेड्स बनने शुरू हो गए, जो आगे 5 से 7 दिन में आपके जो पूरी तरह मैच्योर हो जाएंगे फ्रूट बॉडीज। इस तरीके से आप लगभग 6 महीने तक 4 फ्लश ले सकते हैं और 45 से 50% इसकी बायोलॉजिकल एफिशिएंसी है। इस मशरूम को सुखाकर आप अच्छे पेट जार्स में स्टोर कर सकते हैं और जैसे ही मार्केट मिले या दूसरे फॉर्म में इसको मार्केट कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये मशरूम औषधि गुणों के कारण स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसलिए अगर आप बाजार मांग के अनुसार इसकी प्रजातियों का चयन करके उत्पादन करते हैं तो आपको इसका बाजार में अच्छा भाव मिलेगा। जहाँ तक इसकी रेट की बात है मार्केट में, जैसे हमारे यहाँ DMR में इसका सरकारी रेट 5000 रुपये प्रति किलो है, लेकिन बाहर में
पहले 8 से 9 हज़ार रुपये प्रति किलो बेचते थे, लेकिन अब वो लोग एक ही फ्रूट बॉडी, एक ही मशरूम लगभग 4 से 5 इंच डाया का 150 से 200 रुपये में बेचते हैं। और इसके भी कई किस्में हैं, लगभग 250 प्रजातियां हैं इसकी, लेकिन जो रेड कलर का या डार्क ब्राउन कलर का आएगा उसकी मांग मार्केट में ज़्यादा है। तो ये आपको देखना है कि आपने कौन सी प्रजाति का चयन करना है ताकि उसका मार्केट में आसानी से खपत हो सके। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।